हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम नई वाली घटनासार को कवर कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने देख लिया था, उसमें मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि क्या चीज़ें कैसे कवर हो रही हैं। यहाँ पे भी हम वैसे करने वाले हैं जो पहले आ चुकी है। ठीक है, जिसमें 1 नवंबर से लेके 8 अप्रैल तक का करंट था, जो मेरे राइट साइड पे है, जिसमें प्लस के आगे ये छोटी सी दिख रहा है। और जो नई आई है ये मेरे लेफ्ट पे। ठीक है, तो ये आई है 1 जनवरी से लेके 2 जुलाई तक का, जिसमें अपडेट है। अब इन दोनों को मर्ज करके मैंने बता दिया कि 1 नवंबर से लेके 2 जुलाई 2025 तक का है। ये जो पहले आई है उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो नए वाले अपडेटेड पार्ट के साथ उस पुराने वाले को मर्ज कर दिया गया है, ताकि आपको एक पास 8 महीने का करंट जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश घटनाक्रम को देख लेते हैं। तो पहले टॉपिक को अगर हम देखें तो पहला टॉपिक है इसमें कि उत्तर प्रदेश का सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। तो पहले हेडिंग से देख लेते हैं, सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है, इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो अब इसमें क्या है, अब जब ये पहली बार मतलब ये अस्थायी सूची में शामिल हो गया है टेंटेटिव में, तो ये विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने की दिशा में पहला औपचारिक कदम है। ठीक है, इसकी बात अगर हम करें तो यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर सलखन गांव में स्थित है। ये जो जीवाश्म पार्क है कहां पर स्थित है? सलखन गांव में स्थित है, जो कि सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अब अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह विश्व के सबसे पुराने, ठीक है, विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक है, जहां लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, यहां पर क्या मिला है? 1.4 अरब वर्ष पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म पाए गए हैं। याद रखना कि किस जगह पर पाए गए हैं। ठीक है, ऐसा ही पूछ सकता है। अब अस्थायी सूची में शामिल होना ये नामांकन प्रक्रिया का पहला कदम है। ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ कि नामांकन हो गया, अब अस्थायी सूची में शामिल हो गया है तो इसका नामांकन हो गया है। अब क्या होगा? यूनेस्को के अंतिम निर्णय में स्थल का निरीक्षण किया जाएगा और इसमें मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर इसमें दिया है कि 21 जून 2024 को यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ के मध्य इस संदर्भ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ठीक है, किसके बीच समझौता हुआ है? यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड प्लस बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ के मध्य समझौता हुआ है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण हुआ है। याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुहीराज तहसील में स्थित जंगल पट्टी गांव में, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पूछ लें तो याद रखना है जंगल पट्टी गांव कहाँ है? कुशीनगर जिले में है। यहां पर 14 जून 2025 को इसरो ने रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है। अब यह जो परीक्षण है यह इसरो के वैज्ञानिकों की देखरेख में थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने किया है। ठीक है, किसने किया है? इसरो के वैज्ञानिक वहां पर देखरेख कर रहे थे और किया किसने है परीक्षण? थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने यह परीक्षण किया है, जो पूरी तरीके से सफल रहा। परीक्षण के तहत रॉकेट 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया। ठीक है, 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया है। अब इसमें दे सकते हैं कि भाई एलईओ तक चला गया है, कहां तक चला गया? याद रखना ये 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया है। ठीक है, इसके बाद रॉकेट से एक छोटा उपग्रह बाहर निकला और जब उपग्रह 5 मीटर नीचे गिरा तो उसका पैराशूट खुल गया, जिसकी मदद से उपग्रह 400 मीटर के अंदर धरती पर वापस आ गया। ये कोई ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है, याद रखना है किसने परीक्षण किया है और कितनी ऊपर गया था, बस। अब ये जो 15 किलो वजनी इस रॉकेट, ये जो रॉकेट का वजन था ये 15 किलो था। इसमें 2.26 किलो ईंधन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। उत्तर प्रदेश में इसरो द्वारा किया गया यह पहला परीक्षण है और ये कहाँ किया गया है? कुशीनगर में। ठीक है, इसमें इतना ही था। आगे अगर हम देखें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 20 जून को, 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून 2025 को आजमगढ़ में, ठीक है, कहां पर? आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ठीक है, और यह कितने मीटर लंबा है? तो 91.35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। कितनी है इसकी लंबाई? 91.35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। याद रखना इसकी लंबाई गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91.35 किलोमीटर। फिर आगे अगर हम देखें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो यहां पर याद रखना आजमगढ़ से निकलेगा। ठीक है, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर जैसे प्रमुख जिलों को जोड़ता है। तो ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है किन जिलों को जोड़ रहा है? आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर। अब मान लो कि पूछ ले गोरखपुर जो लिंक एक्सप्रेसवे है ये कितने जिलों को जोड़ रहा है, कितने प्रमुख जिलों को जोड़ रहा है? तो याद कैसे करोगे? ठीक है, तो मैंने तो इसको कागा ट्रिक बना ली। ठीक है, KAGA, तो के से क्या हो गया? कबीर नगर हो गया, ए से आजमगढ़ हो गया, जी से गोरखपुर हो गया और ए से अंबेडकर नगर हो गया। आप कुछ भी बना लो, कागा गाका जो भी, पर याद रखना है आपने। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क,
अब ये प्रदेश का पहला जो स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क है ये कहाँ खोला गया है? लखनऊ में। पहले हेडिंग से देख लो अगर वन लाइनर पूछा जाए तो। बाकी फिर आगे देखते हैं। लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क बनेगा। ठीक है, कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। इसके लिए चक गजरिया सिटी में 10 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। कहाँ पर? चक गजरिया सिटी में चिन्हित की गई है और इसके लिए आदेश 16 मई 2025 को जारी किया गया। हालांकि डेट इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एलडीए के सहयोग से बनने जा रहा यह पार्क। तो इस पार्क को बनाने में सहयोग किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी डीएसटी और उसके साथ एलडीए का सहयोग है। ठीक है, यह पार्क न सिर्फ लखनऊ के लिए नया शैक्षणिक पर्यटन स्थल बनेगा बल्कि यह उत्तर भारत का पहला ऐसा विशिष्ट केंद्र होगा जो अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान और विज्ञान की रोचक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर हम स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क बना रहे हैं तो इसका क्या ही यूज होगा? ठीक है, पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सहयोग कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एलडीए। और इसका निर्माण करने की जिम्मेदारी किसको मिली है या विकसित करने की जिम्मेदारी मिली है? उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को इसको विकसित करने की जिम्मेदारी मिली है। एलडीए इसके लिए 10 एकड़ जमीन देगा। कहां दे रहा है? चक गजरिया सिटी, जो हमने ऊपर देख लिया है। अब इसमें क्या क्या होगा? डिजिटल प्लानिटोरियम में 360 डिग्री डोम थिएटर। ठीक है, डोम थिएटर बनेगा। लोग आकाशगंगा, तारों की गतिविधि, चंद्र सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं 3D में देख सकेंगे। इस पार्क में स्पेस म्यूजियम होगा और रॉकेट गैलरी भी बनेगी। ठीक है, स्पेस म्यूजियम भी बनाएंगे और रॉकेट गैलरी भी बनाएंगे। इसमें चंद्रयान, मंगलयान उपग्रहों की प्रतिकृतियां और जानकारी होंगी। बाकी सारा अप्लाइड पार्ट है, वो अगर आएगा तो ईजिली वो वहां पर हो जाएगा। बाकी आपने याद क्या रखना है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है लखनऊ में। ठीक है, चक गजरिया सिटी में 10 एकड़ जमीन दी है। किसने? एलडीए ने दी है। किसके सहयोग से बन रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एलडीए के सहयोग से बन रहा है। और इस पार्क को निर्माण करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो ये मिली है उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया है कि लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी। ठीक है, लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है। गैस्ट्रोनॉमी यानी पाकशाला में। ठीक है, तो जून 2025 में लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। ठीक है, यह प्रयास क्यों है? तो यह प्रयास लखनऊ को वैश्विक गैस्ट्रोनॉमी संस्कृति मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में किया गया है। इस नामांकन का उद्देश्य है कि लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिलाया जाए। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए तो करोगे। लखनऊ के नवाबी, शाकाहारी मिठाई और स्ट्रीट फूड की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और भारत के पाक विरासत को विश्व मंच पर प्रस्तुत करना है। लखनऊ की ओर से यह आवेदन किसने दिया है? तो यह आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने किया है। ठीक है, तो यह आवेदन किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने इसका नामांकन किया है या आवेदन किया है। अब अगर हम बात करें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये है क्या? तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन की स्थापना यूनेस्को द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा की गई है? यूनेस्को द्वारा वर्ष 2004 में की गई थी और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रचनात्मकता को सतत विकास का मुख्य आधार बनाना है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 2004 में। फिर आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा 2023-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी किए गए हैं। सकल जिला घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल कैसा हो जाएगा? ग्रॉस हो जाएगा। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट और घरेलू फिर ये हो जाएगा डोमेस्टिक। ठीक है, और ये जीडीडीपी। ठीक है, जीडीडीपी तो किसने जारी किया है? उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग ने जारी किया है और 2023-24 के आंकड़े जारी किए हैं। अब इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कहा गया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच बड़ा अंतर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 48.51%, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले कुल 27.59% योगदान दे रहे हैं। यानी जो पश्चिमी जिले हैं, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, ठीक है, वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ज्यादा योगदान दे रहे हैं हरित क्रांति की वजह से। ये तो आपको आइडिया होगा कि उत्तर प्रदेश का जो समृद्ध है, ठीक है, क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा समृद्ध है। राज्य के 75 में से 43 जिले ऐसे हैं जिनका कुल योगदान 1% से भी कम है। उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग की अर्थ एवं संख्या प्रभाग ने वर्ष 2023-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को जून 2025 में जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य की जीएसडीपी में, ठीक है, राज्य की जीएसडीपी में राज्य की केंद्रीय यानी मध्य संभाग का योगदान 18.63% है। तो बुंदेलखंड संभाग का योगदान कितना है? बुंदेलखंड संभाग का योगदान है 5.27%। ठीक है, 2023-24 में राज्य की कुल जीएसडीपी कितनी थी?
25.63 लाख करोड़ रुपए थी। ये आपको याद रखना है कि 2023-24 में राज्य की जो कुल जीएसडीपी थी वो कितनी थी, 25.63 लाख करोड़ रुपए, जो 13.5% की उल्लेखनीय वृद्धि को प्रदर्शित करता है। आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो जिलों की जिला घरेलू उत्पाद में, ठीक है, यानी जिला घरेलू उत्पाद में श्रावस्ती जिला अंतिम स्थान पर है। याद रखिएगा, जिला घरेलू उत्पाद यानी डीडीपी में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी जिला घरेलू उत्पाद में श्रावस्ती जिला अंतिम स्थान पर है। इस जिले की सकल जिला घरेलू उत्पाद कुल 0.34% है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर चित्रकूट आ जाता है 0.45% के साथ। तीसरे नंबर पर आ जाता है संत कबीर नगर, जिसका कितना है, संत कबीर नगर की डीडीपी 0.47% है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आंकड़ों के अनुसार जिलों की जिला घरेलू उत्पाद में अंतिम स्थान किसका है, श्रावस्ती जिले का, ठीक है। फिर वहीं सकल जिला घरेलू उत्पाद यानी डीडीपी में गौतम बुद्ध नगर नोएडा 10.30% योगदान के साथ पहले स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो ये जो था डीडीपी में सबसे नीचे कौन था, श्रावस्ती था, और सबसे ऊपर कौन है, गौतम बुद्ध नगर। फिर लखनऊ इसमें दूसरे नंबर पर है, ठीक है, लखनऊ दूसरे स्थान पर है, योगदान 5.33%। गाजियाबाद 4.37% के साथ तीसरे स्थान पर है। फिर अगर हम बात करें 3.03% के साथ आगरा चौथे पर है, और कानपुर नगर 5वें स्थान पर है। टॉप 5 ही देख लो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। कैसे याद रखना है कि डीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किन जिलों का है, तो सबसे ज्यादा किसका है, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद लखनऊ दूसरे नंबर पर, फिर गाजियाबाद तीसरे नंबर पर, फिर आगरा चौथे नंबर पर, और कानपुर नगर 5वें नंबर पर। और डीडीपी में सबसे कम जो है योगदान किसका है, श्रावस्ती नंबर 1 पर, नंबर 2 पर चित्रकूट, और नंबर 3 पर कौन है, संत कबीर नगर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर यहां पर दिया है कि शीर्ष जो 10 जिले हैं, ठीक है, यहां पर हमने जो दिए 5 देखे, बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे प्रयागराज 6ठे नंबर पर था, मेरठ 7वें पर है, और बरेली 8वें पर है, गोरखपुर 9वें पर है, और वाराणसी शीर्ष 10 में 10वें स्थान पर है। तो ये जो शीर्ष 10 जिले हैं ये प्रदेश की कुल जीडीपी में 38% का योगदान दे रहे हैं। ऐसा ही स्टेटमेंट बन सकता है कि प्रदेश के शीर्ष 10 जिले जो जीडीपी में 38% योगदान दे रहे हैं, प्रदेश की कुल जीडीपी में कितना, 38% का योगदान दे रहे हैं शीर्ष 10 जिले, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है, याद रखना। जैसे यहां पर दिया है कि सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले शीर्ष 3 जिले, तो शीर्ष 3 जिले हमने देखे थे, गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पर था, नंबर 2 पर लखनऊ है, और नंबर 3 पर कौन है, गाजियाबाद, ठीक है। जिन जिलों की डीडीपी 1% से कम है, यहां पर था कि राज्य में 75 में से 43 ऐसे जिले हैं जिनका कुल योगदान 1% से भी कम है। तो यहां पर उन जिलों की व्याख्या की गई है, यानी उन जिलों को बताया गया है। अब इतने जिले तो नहीं पूछेंगे, अब इसमें से थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है वो आगे दिया हुआ है कि इस सूची में भदोही, ठीक है, कानपुर देहात और फिरोजाबाद, भदोही, कानपुर देहात और फिरोजाबाद को देखकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, क्योंकि ये तीनों जिले उद्योग बाहुल्य हैं। क्योंकि भदोही में क्या है, कालीन उद्योग है, कानपुर देहात में उद्योग जो है वो अच्छी खासी मात्रा में है, और फिरोजाबाद में कांच का उद्योग है। उसके बावजूद ये सिर्फ 1% का योगदान दे रहे हैं। इस वजह से ये थोड़ी हैरानी भरा, मतलब ये हैरानी भरा हो सकता है। यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि यहाँ पर दे दें भदोही, कानपुर देहात और फिरोजाबाद कि इनका जो योगदान है वो 1% से कम है। निम्नलिखित में से किनका योगदान 1% से कम है, कूट बना के दे दें या कैसे भी दे दें, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि भदोही, कानपुर देहात और फिरोजाबाद ये तीनों जहाँ पर अच्छे अच्छे उद्योग हैं उसके बावजूद ये 1% से भी कम योगदान दे रहे हैं। फिर है यूपी के ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ से पहले हेडिंग से देख लेना आपने कि कहाँ पर हो रहा है, ललितपुर में, और क्या हो रहा है, बाल्क ड्रग फार्मा पार्क का निर्माण हो रहा है, यानी एक फार्मा पार्क बन रहा है ललितपुर में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर जिले में एक विशाल और आधुनिक बाल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है कि भारत को चीन पर निर्भरता से मुक्त करना और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने गुजरात की फार्मा कंपनियों से भागीदारी का आह्वान किया है। यह आपने याद रखना है, किसकी भागीदारी का आह्वान किया है, गुजरात की जो फार्मा कंपनियां हैं उनसे भागीदारी का आह्वान किया है। इस परियोजना के तहत 67% क्षेत्र उद्योगों के लिए, 13% हरित क्षेत्र के लिए, और जो शेष है वो बुनियादी सुविधाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। याद आपने इतना ही रखना है कि भाई ललितपुर में बन रहा है, बाकी जो कुछ है वो देख लेते हैं। परियोजना में जो प्रमुख भागीदार कंपनियां हैं उनमें भारत बायोटेक और डॉक्टर रेड्डी लैब्स जैसी अग्रणी कंपनियां पहले ही भूमि आवंटित, इन्हें पहले ही भूमि जो आवंटित है वो की जा चुकी है, ठीक है। भारत बायोटेक को और डॉक्टर रेड्डी लैब्स जैसी जो अग्रणी कंपनियां हैं इन्हें पहले से यहाँ पर भूमि आवंटित की जा चुकी है।
अब यहाँ पर है कि ललितपुर का चयन क्यों किया गया है, ठीक है। वैसे तो ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा देख लो। ललितपुर का चयन इसलिए भी किया गया है क्योंकि यह भारत के भौगोलिक केंद्र के समीप है, जहां से पूर्वी और पश्चिमी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर गुजरते हैं, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर यहाँ के पास से गुजरते हैं, इसलिए ललितपुर का चयन किया गया है। बाकी राज्य में 14 हवाई अड्डे हैं, जिनमें 6 अंतर्राष्ट्रीय हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा फैक्ट हो जाएगा कि राज्य में हवाई अड्डे कितने हैं, 14 हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और पार्क में एक समर्पित हेलीपैड भी प्रस्तावित है, पार्क में ही एक समर्पित हेलीपैड भी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का यह पहला पूर्णतः राज्यनिधि, ठीक है, पूर्णतः राज्यनिधि आधारित फार्मा पार्क है, जिसमें केंद्र सरकार से कोई धनराशि नहीं ली गई है। यानी ये जो फार्मा पार्क बनाया जा रहा है, इसमें पूरी हिस्सेदारी राज्य सरकार की है, इसमें केंद्र से कोई धनराशि नहीं ली गई है। यूपी सीडा ने, ठीक है, यूपी सीडा ने फार्मा क्षेत्र क्षमता निर्माण के लिए प्रमोट फार्मा नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी की शुरुआत भी की है। तो ये किसने की है, यूपी सीडा ने की है, ठीक है। फिर आगे है पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण कितना दिया जाएगा, आपने याद रखना है। पहले तो ये तो आइडिया लगी जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की घोषणा कर दी है अग्निवीरों के लिए, ठीक है। पुलिस भर्ती में कितना दिया जाएगा, 20% का आरक्षण दिया जाएगा क्षैतिज। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को पुलिस बल में शामिल करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय क्या लिया है, 3 जून 2025 को निर्णय लिया है यूपी कैबिनेट ने कि पुलिस भर्ती की विभिन्न श्रेणियों, जैसे अगर इसमें कांस्टेबल, ठीक है, जो पुलिस भर्ती की विभिन्न श्रेणियां हैं, जैसे कांस्टेबल की हुई, अगर पीएससी की हुई, घुड़सवार कांस्टेबल हुआ या फायरमैन हुआ, ठीक है, इसमें 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, किसको, अग्निवीरों को, ठीक है। यह आरक्षण सभी मौजूदा वर्गों, सामान्य, SC ST और OBC में लागू होगा, और जो पात्र पूर्व अग्निवीर हैं उनमें आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। यानी जो एक लॉट निकल रहा है वो भी, और जो नए आएंगे उनके लिए भी, मतलब जो पुराने हैं पात्र पूर्व अग्निवीर हैं उनको भी साल, मतलब जो है आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, यहाँ पर ये बात कही गई है। अब अगर हम अग्निपथ योजना की बात करें तो ये 2022 में शुरू की गई थी, थोड़ा सा देख लीजिए आप। अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी। 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल तक सैन्य सेवा का अवसर दिया जाता है, जिसमें से 25% की स्थायी सेवा मिलती है, ठीक है। मान लो 17.5 से 21 वर्ष की आयु के 100 युवा हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा कि भाई 25%, यानी 100 में से 25 को क्या करेंगे, स्थायी सेवा दे देंगे, बाकी जो 75 बचे उन्हें सेवा निधि पैकेज देकर बाहर कर दिया जाएगा या सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला है पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। तो पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन का शुभारंभ हुआ है, देख लेते हैं। 26 मई 2025 को भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, किसने, भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। पहली है इसलिए आपने याद रखना है, क्या है ये, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ती है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन चलाई गई है, ये क्या करती है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को किससे जोड़ रही है, दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ रही है। यह सप्ताहांत पर संचालित है, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि यह भाई मतलब दैनिक रूप से चलती है, तो नहीं, ये वीकेंड पर चलती है, ठीक है। वर्तमान में यह सेवा सप्ताहांत पर संचालित हो रही है। विस्टाडोम ट्रेन पहल उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है बफर में सफर योजना, ठीक है। तो 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने बफर में सफर योजना के नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल शुरू की है। तो ये बफर में सफर योजना शुरू कब हुई है, 26 मई को शुरू हुई है, ठीक है। 26 मई 2025 को शुरू हुई है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग के द्वारा शुरू हुई है। इस योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य है, बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है, ठीक है। कहां पर, ये जो प्राथमिक लक्ष्य है, जो बाघ अभ्यारण्य में बफर क्षेत्र होता है उसमें सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है स्थानीय समुदायों को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाना, साथ ही जैव विविधता संरक्षण को समुदाय के नेतृत्व में प्रोत्साहित करना है, ठीक है। यह योजना दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के प्रमुख बाघ रिजर्व बफर जोन में लागू की जा रही है। कहां कहां लागू की जा रही है, दुधवा में, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के जो प्रमुख बाघ रिजर्व हैं उनके बफर जोन में ये लागू की जा रही है। हालांकि इसमें सोहागी बरवा और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे
पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के प्रमुख बाघ रिजर्व का बफर जोन तो शामिल ही है, साथ ही जो सुहागी बरवा है और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, इनके क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एक आधुनिक सूचना केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व में एक आधुनिक सूचना केंद्र की स्थापना की गई है या स्थापित किया गया है, जो आगंतुकों को क्षेत्र की वनस्पतियों, जीव जंतुओं और संरक्षण प्रयासों की शैक्षिक जानकारी प्रदान करेगा। मतलब ये एक गाइड के तौर पर काम करेगा। फिर अगला है बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग मिल गया है। तो 15 अप्रैल 2025 को बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। नाम से स्पष्ट है कि ये बनारस का है। बनारसी शहनाई की बात करें तो ये पारंपरिक शुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, क्या है? शुशिर वाद्य यंत्र है, जिसकी जड़ें बनारस घराने से जुड़ी हुई हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया है। ठीक है, फिर बनारसी तबला की बात करें तो बनारस तबला घराना, जिसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है, की उत्पत्ति वाराणसी में हुई, यानी जो बनारस तबला घराना है। ठीक है, और इसे कथक नृत्य के साथ विशेष रूप से संगत किया जाता है। जब कथक नृत्य चलता है तो ये बनारसी तबला साथ में बजता है। अब कथक नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें कौन है? पंडित अनोखेलाल मिश्रा हैं, पंडित किशन महाराज हैं, पंडित समता प्रसाद, ये सारी चीजें हैं। अब आपको ये तो आइडिया होगा जो जीआई टैग दिया जाता है वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। तो कोई भी जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। मान लो 2025 में दिया गया तो ये 2035 तक वैध होगा। शहनाई और तबला को जीआई टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है और नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर है तमिलनाडु। जून 2025 तक, ठीक है, जून 2025 तक उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 77 जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद हैं। ठीक है, 77 जीआई प्रमाणित उत्पाद हैं और वहीं तमिलनाडु के पास कितने हैं? 69 जीआई टैग उत्पाद हैं। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में किस जिले को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है, तो उत्तर प्रदेश में अकेले वाराणसी क्षेत्र में 32 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। तो यहां से आपको 3-4 फैक्ट मिल गए। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, क्या है? मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। तो उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अभी इन्होंने प्रस्ताव ही दिया है, ये योजना लागू नहीं हुई है। लेकिन अगर पूछ लें कि किसके लिए है, तो जो लघु और सीमांत किसान हैं इन्हें सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है, 19 मई 2025 को इन्होंने फिलहाल अभी रूपरेखा की चर्चा की है, जब बन जाएगी तब देख लेंगे। योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। मतलब अगर ये योजना बन जाती है तो इन्होंने कहा कि इसमें नाबार्ड की भी हिस्सेदारी हो और जो सहकारी बैंक हैं वो भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अगला है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। तो कहां पर? उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो क्रिकेट स्टेडियम है, उत्तर प्रदेश में अभी 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अभी प्रचलन में है। ठीक है, कौन सा है? कानपुर। ठीक है, कानपुर में कौन सा है? ग्रीन पार्क, और लखनऊ में इकाना स्टेडियम। जबकि एक ऐसा स्टेडियम वाराणसी में निर्माणाधीन है, अभी पिछले साल ही शायद उसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, मतलब शिलान्यास हुआ था, सॉरी। फिर प्रदेश में जो ऐसा चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा वो कहां बन रहा है? गोरखपुर में ताल नदौर में बनेगा। कहां बन रहा है? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में ताल नदौर में चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। 50 एकड़ भूमि में फैला होगा और इसकी क्षमता कितनी होगी? 30,000 की क्षमता होगी। ठीक है, 30,000 की क्षमता वाले इस 2 मंजिला स्टेडियम में 11 पिचें बनाई जाएंगी। बस आपने इतना याद रखना है कि फिलहाल चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव है। 2 ऑलरेडी हैं, कौन सा? लखनऊ और कानपुर में। वाराणसी में शिलान्यास पिछले साल हुआ था और अभी कहाँ बनेगा? गोरखपुर में। ठीक है, आरबीआई ने लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो पूछ सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया? तो HCBL। ठीक है, HCBL कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ में है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने मई 2025 में। क्यों किया है? तो आरबीआई की विज्ञप्ति में कहा गया है कि HCBL कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धाराओं की आवश्यकताओं के पालन में विफल रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो है इसका क्या कर दिया गया? लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया है कि बैंक के परिसमापन के बाद, अगर किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तो हर जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम यानी DICGC के तहत रुपए 5 लाख तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा अगर कोई बैंक का परिसमापन हो जाता है। ठीक है,
फिर अगला है भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट का लखनऊ में उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ से पहले हेडिंग से देख लीजिए वन लाइनर के रूप में कि भारत का जो सबसे बड़ा टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। आगे देख लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मई 2025 को, ठीक है, 11 मई 2025 को लखनऊ में पीटीसी ग्रुप के 50 एकड़ वाले परिसर में, इतना अब ग्रुप तो नहीं पूछेगा, बस लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में पीटीसी ग्रुप के 50 एकड़ वाले परिसर में देश के पहले टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, देश का पहला टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट कहां पर? ये बना है लखनऊ में। और उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब किया है? 11 मई 2025 को। 50 एकड़ में फैले नए टाइटेनियम संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 6000 टन है, ये आपने याद रखना है। इसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी वो कितनी होगी? 6000 टन है। इसके द्वारा ब्रिटेन स्थित ट्रैक प्रिसीजन सॉल्यूशंस का भारत के रक्षा इकोसिस्टम में औपचारिक प्रवेश भी होगा। हालांकि इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई मतलब की बात थी नहीं। टाइटेनियम प्लांट के साथ साथ 7 अतिरिक्त उन्नत सुविधाओं के लिए भी आधारशिला रखी गई है। तो आप देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी अन्य सुविधाएं हैं। जैसे एक एरोस्पेस प्रिसीजन कास्टिंग प्लांट। क्या है? एरोस्पेस प्रिसीजन कास्टिंग प्लांट, जो सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग के उत्पादन को सक्षम करेगा और उच्च प्रदर्शन वाले जेट इंजन के लिए महत्वपूर्ण घटक होगा। दूसरा है एरोस्पेस फोर्ज शॉप और मिल उत्पाद सुविधा, जिसे एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए बिलेटवार और प्लेट आयात करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे तो सिंपल सी बात बताऊं तो ये इतना नहीं पूछा जाएगा, ये सारी चीजें पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन एक बार जानकारी के लिए देख लो, क्या पता कब मूड घूम जाए। एक एरोस्पेस प्रिसीजन मशीनिंग शॉप, ठीक है, रेडी टू अर्सेबल अल्ट्रा प्रिसीजन सीएनसी मशीनीकृत घटकों के लिए पढ़ोगे समझ में भी नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ हेडिंग देख लो क्या क्या जो 7 अतिरिक्त उन्नत सुविधाएं हैं उसमें क्या क्या है। एक है एरोस्पेस प्रिसीजन कास्टिंग प्लांट, दूसरा है एरोस्पेस फोर्ज शॉप मिल उत्पाद सुविधा, एरोस्पेस प्रिसीजन मशीनिंग शॉप, ठीक है, रणनीतिक पाउडर धातुकर्म सुविधा एडिटिव। फिर बस इतना ही है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी में इंक्लूड हो गई हैं। अगर पूछेगा भी तो वो ऐसे ही नाम देगा, वो इतना मेहनत नहीं करेगा कि जाके कुछ अलग से उठा के लाए और आपको दे। ठीक है, फिर टाइटेनियम पृथ्वी की भूपर्पटी, अब भूपर्पटी को इन्होंने पपड़ी लिख दिया है। टाइटेनियम पृथ्वी की भूपर्पटी में नवा सबसे, ठीक है, नवा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत हुई है। तो ये जो यूपी एग्रीज है और एआई प्रज्ञा, पहली बात उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है। इसमें सहयोग किसका है? इसमें सहयोग है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो डिटेल में थोड़ा देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब चलाई गई हैं दोनों योजनाएं? 9 मई 2025 को, 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक द्वारा यूपी एग्रीज यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 9 मई को शुरू की गई है। इस पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा द्वारा कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। अब पहले देखते हैं यूपी एग्रीज परियोजना। ठीक है, यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य है पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि में क्रांति लाना और महिलाओं की 30% हिस्सेदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना है। ठीक है, कौन से क्षेत्र शामिल हैं? पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि में क्रांति लाना है। फिर आगे अगर देखें तो इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार को 6 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक से 2737 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा 2737 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा 6 वर्ष की अवधि के लिए। राज्य सरकार इस परियोजना में 1166 करोड़ रुपए का योगदान देगी, जबकि ऋण राशि को 35 वर्षों में केवल 1.23% की ब्याज दर पर चुकाना होगा। यानी ये जो ऋण मिल रहा है इसे 35 वर्षों में केवल 1.23% की ब्याज दर पर चुकाना होगा। इसके तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा। कितने? 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो याद रखिएगा यूपी एग्रीज परियोजना के तहत क्या होगा कि 10,000 महिला उत्पादक समूहों को एक तो जोड़ा जाएगा, उसके अलावा 500 किसानों को विदेश भेजा जाएगा ताकि वो अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण सीख सकें। यह योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में लागू की जाएगी। याद रखिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने? 21 जिले इसमें शामिल होंगे और बुंदेलखंड के कितने? 7 जिले इसमें शामिल होंगे। ये होगा यूपी एग्रीज परियोजना। अब आ जाता है एआई प्रज्ञा। एआई प्रज्ञा पहल के अंतर्गत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना है।
एआई प्रज्ञा पहल को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, राजस्व तथा सचिवालय प्रशासन सहित विभिन्न राज्य विभागों के सहयोग से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के एआई प्रज्ञा में यही करना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कितने 10 लाख युवाओं को एआई तथा अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना। ठीक है, ये हो गया एआई प्रज्ञा। अब अगर हम बात करें, एक अगला टॉपिक है जल संरक्षण में। जल संरक्षण मुहिम में प्रदेश में गोरखपुर शीर्ष पर है। जल संरक्षण मुहिम में प्रदेश में शीर्ष पर कौन है? गोरखपुर। तो जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अमृत सरोवर निर्माण की पहल, तो ये जो अमृत सरोवर निर्माण है ये किस लिए चलाया जा रहा है? जल संरक्षण के लिए। तो इस पहल में गोरखपुर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, 16,000 सरोवरों में से सर्वाधिक 735 अमृत सरोवर गोरखपुर में बनाए गए हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर दिया कि अभी तक प्रदेश में 16,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है और इन 16,000 सरोवरों में सर्वाधिक जो बनाए गए हैं वो कहाँ बनाए गए हैं? गोरखपुर में। कितने? 735 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। और इस मामले में 600 से अधिक सरोवर का निर्माण कर महाराजगंज दूसरे स्थान पर है और प्रयागराज तीसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा, अमृत सरोवरों के अभी तक कितने बने हैं? 16,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है। अब इनमें सबसे ज्यादा किसने बनाए हैं? गोरखपुर ने। फिर उससे कम किसने? महाराजगंज ने। और नंबर 3 पर कौन है? प्रयागराज। प्रदेश सरकार ने कब शुरू किया था? तो वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर योजना को शुरू किया था। ठीक है, तो ये जो आपने अभी जो जनवरी वाली जो आई है घटनासार, उसका अपडेट देख लिया है। उसके आगे का जो अपडेट है, जो नवंबर से लेके ठीक है अप्रैल तक का करंट था, वो यहां से शुरू होता है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 से। उसका वीडियो आगे मैं मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो पूरा उत्तर प्रदेश आपका नवंबर से लेके कहां तक कवर हो जाएगा? 2 जुलाई 2025 तक का कवर हो जाएगा, जो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो आइए इसमें है उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 को राज्य बजट विधानसभा प्रस्तुत किया। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 फरवरी 2025 में इन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है विधानसभा में। और ये बजट कितने रुपए का है? तो ये 8,08,736.06 करोड़। ऐसे ही आंकड़ा दे देते हैं, याद रखना आपने। ठीक है, आरओ जो लीक वाला हुआ था उसमें ऐसे ही सेम आंकड़ा पूछा गया था। तो 8,08,736.06 करोड़ का यह बजट है। और पूर्व वर्ष यानी 2024-25 का बजट कितना था? 675,587 करोड़ के बजट की तुलना में 9.8% अधिक है। यानी जो पिछले साल का बजट था उससे इस साल का बजट 9.8% अधिक है। बजट में 22% हिस्सा बुनियादी ढांचे व इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए निर्धारित किया गया है। यानी सेकेंडरी सेक्टर को कितना दिया गया है? 22%। जबकि 13% बजट शिक्षा के लिए दिया गया है, 11% कृषि एवं संबंधित सेवाओं के लिए दिया गया है, 6% शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए और 4% संसाधन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो 22 सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिला है? 22% का सेकेंडरी सेक्टर यानी बुनियादी ढांचा और इंफ्रा को। ठीक है, नंबर 1 पर आपका इंफ्रा हो जाता है। फिर 13% के साथ मिला है बजट शिक्षा को, 11% दिया है कृषि एवं उससे संबंधित सेवाओं को, 6% शिक्षा और स्वास्थ्य और 4% जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है उनके लिए निर्धारित किया गया है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग कितना है? 20.5% है। ठीक है, तो पूंजीगत परिव्यय कितना है? कुल बजट का 20.5% है। 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का, ठीक है, कितना है? जीएसडीपी का 2.97% है। ये आपको याद रखना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो राजकोषीय घाटा कितना है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना? 2.97%। फिर बजट में प्राप्तियों और व्यय की अगर हम बात करें तो राज्य के 2025-26 के बजट में सरकार का कुल व्यय 8,08,736 करोड़ प्रस्तावित है, ये हमने ऊपर देखा। जबकि कुल प्राप्तियां कितनी है? 779, ठीक है, 7,79,242.65 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि व्यय ज़्यादा है और प्राप्तियां कम है। ठीक है, प्राप्तियां हैं 7,79,242, जबकि व्यय कितना है? 8,08,736। फिर इसमें से कहा गया है, अब ये जो टोटल हो रहा है इसमें कहा गया कि 662,690 यानी 6,62,690.93 करोड़ की क्या है? राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जो प्राप्तियों में राजस्व का हिस्सा ज़्यादा है। फिर 1,16,551.72 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है, ऐसे डेटा याद रखना है आपने, तो ये जरूरी है, इनको आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। फिर 5,50,172.21 करोड़ के कर राजस्व में, ठीक है, टोटल कर राजस्व कितना है? 5,50,172। ये डेटा याद रखना, ये टोटल कर राजस्व है। ठीक है, कर राजस्व कितना है? 550,172.21 करोड़। अब इसमें प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व कितना है? ठीक है, तो
कितना है, 2,95,000 प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व है, तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है, 2,55,172.21 करोड़ शामिल है। तो इसमें ऐसे भी डेटा बन सकता है, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि कुल कर राजस्व में केंद्रीय करों में राज्य का अंश सर्वाधिक है, तो गलत हो जाएगा। ये जो कुल कर राजस्व है इसमें आप देख रहे हो प्रदेश का जो स्वयं का कर राजस्व है वो ज़्यादा है बजाय केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है उससे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो। ठीक है, ये जीएसडीपी वगैरह हम ऊपर देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए, कर प्राप्तियों के संदर्भ में बजट 2025-26 के दौरान राज्य एवं वस्तु एवं सेवा कर यानी स्टेट जीएसटी तथा वैट से 130,425 करोड़ यानी 1,30,425 करोड़, आबकारी शुल्क से 63,000 करोड़, स्टाम्प तथा पंजीकरण से 38,150 करोड़ तथा वाहन कर से 14,000 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि ये जो कर प्राप्तियाँ हुई हैं वो सबसे ज़्यादा किधर से हुई हैं। तो नंबर 1 पर क्या है, राज्य जीएसटी हो जाएगा। नंबर 2 पर, ठीक है, नंबर 2 पर हो जाएगा आबकारी शुल्क हो जाएगा। नंबर 3 पर स्टाम्प पंजीकरण हो जाएगा और नंबर 4 पर हो जाएगा वाहन कर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि राज्य बजट में रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, तो अब हम मदे देखेंगे, उसके बाद रुपए का प्रतिशत कहाँ सर्वाधिक है। जैसे राज्य का कर राजस्व, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है 37.4%। फिर जो केंद्रीय कर अंतरण होता है वो 32.4% का है। ठीक है, सार्वजनिक ऋण 14.4 और केंद्रीय अनुदान सहायता कितनी है, 11.1। गैर कर राजस्व 3.1। आपको टॉप 5 ज़्यादातर याद रखना है कि राज्य का कर राजस्व है 37.4 यानी लगभग 37.5, केंद्रीय कर अंतरण है लगभग 32.5, सार्वजनिक ऋण है लगभग 14.5 और केंद्रीय अनुदान सहायता है 11.1। ठीक है, तो इतना याद रखना है। फिर है बजट में रुपया जाता कहाँ है 2025-26 के डेटा के हिसाब से, इसकी भी क्रोनोलॉजी याद रखते हैं 1 से 5 तक। तो रुपया जाता है पूंजीगत व्यय में, सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, पूंजीगत व्यय में, कितना, लगभग 20.5%। ठीक है, अन्य व्यय की अगर हम बात करें तो कितना है, 16.8%। वेतन, सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है वो 12.4% और पेंशन ये 11.2, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान 9.8 और ब्याज भुगतान कितना है, 7.9। ठीक है, ब्याज भुगतान पूछा गया है इसलिए बता दे रहा हूँ, तो ब्याज भुगतान है 7.9। बाकी आंसर राइटिंग करनी हो तो उसमें सब्सिडी का बता सकते हो कि सब्सिडी कितना है, 4.3%। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। जैसे नंबर 1 पर क्या हो गया आपका पूंजीगत व्यय लगभग 20.5%, फिर अन्य व्यय हो गया 16.8%, नंबर 3 पर हो गया वेतन सरकारी कर्मचारी, नंबर 4 पर हो गया पेंशन, नंबर 5 पर वेतन सहायता प्राप्त संस्थान और नंबर 5 पर 7.9। ठीक है, इसके साथ छठे नंबर पर आ जाएगा ब्याज भुगतान और सब्सिडी में कितना जा रहा है, 4.3% रुपया जा रहा है। फिर ये पूरा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आपको देखना हो तो आप पीडीएफ से देख लेना। अब जो बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ठीक है, एक ये योजना है। इसमें क्या था कि पहले 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी। जो सामूहिक विवाह होता था उसमें पहले 51,000 रुपये दिए जाते थे, अब 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। इसके साथ ही जो विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि को भी 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, या तो विधवा पुनर्विवाह हो रहा है तो वहाँ भी 1,00,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिल सकती है अनुमन्य, और या उनकी बेटी यानी जो विधवा की बेटियाँ हैं उनके विवाह के लिए भी 1,00,000 रुपये कर दिया गई है सहायता राशि। और उसके अलावा जो सामूहिक विवाह योजना था उसमें पहले 51,000 मिलता था, अब उसको 1,00,000 कर दिया गया है। फिर प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा, ठीक है, छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरह आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की है। ठीक है, किस लिए, छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए। इसके तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कर्मियों, आउटसोर्सिंग मतलब किसी थर्ड पार्टी कंपनी से। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि मान लीजिए एटीएम के बाहर क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो वो किसी थर्ड पार्टी सा है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, वहाँ से उसको हायर किया गया है। तो आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कर्मियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्हें न्यूनतम रुपये 16,000 से 20,000 रुपये हर माह वेतन दिया जाएगा, यानी 16,000 से 20,000 रुपये हर माह उन्हें वेतन दिया जाएगा। बजट में की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रहा है।
अब संविदा पे जो रखे गए हैं, जैसे होमगार्ड्स हो गए, इसमें पीआरडी जवान हो गए, ग्राम चौकीदार हो गया, शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम, ठीक है, एएनएम जिनको बोलते हो, संविदा से जुड़े एवं स्वच्छता से जुड़े सभी कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा बजट में की गई है। तो ये जितने संविदा पर रखे गए कर्मचारी हैं, इन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा बजट में कहा गया है। और इसके लिए कर्मचारियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। ठीक है। वर्तमान में प्रदेश में जो है 80 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने हैं? 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 44 जो हैं वो राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, जबकि 36 निजी क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज की संख्या जो है वो राज्य सरकार द्वारा संचालित, मतलब सरकारी कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है बजाय प्राइवेट स्कूल के मेडिकल कॉलेज में। वर्तमान में प्रवेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की 11,800 सीटें तथा पीजी की 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, एमबीबीएस की 11,800 हैं और उसके बाद पीजी की कितनी है? 3,971। फिर बजट 2025-26 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। कहाँ पर हो रहा है? लखनऊ में। और हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। और ये कहाँ? हर जिले में। संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क। ठीक है, याद रखिएगा, संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क और संत रविदास के नाम पर 2 चर्मोद्योग पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो रविदास के नाम पर जो चर्म उद्योग हैं उनको, ठीक है, संत रविदास के नाम पर 2 चर्मोद्योग पार्क बनाएंगे और संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फिर लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप पर 251 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। किसके नाम पर? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क। ठीक है, लखनऊ में। फिर आगे है कि प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है। ठीक है, स्कूटी योजना हमने देख ही ली है। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रस्ताव किया गया है। तो याद रखिएगा, किसके नाम पर? अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी जो रोजगार कर रही हैं, ठीक है, नौकरी पेशा महिलाएं हैं, उनके लिए पीजी या छात्रावास बनाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु लखनऊ में, ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो याद रखिएगा, एआई सिटी किसको बनाना है? लखनऊ को। तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान ये बजट में किया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क भी कहाँ बन रहा है? ये भी लखनऊ में बन रहा है। और ये किस लिए है? साइबर सिक्योरिटी के लिए। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफलतम आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ का निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखिएगा, कितना? 36 लाख करोड़ का निवेश आया है, जिसमें एमओयू पर साइन किए गए। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस, ठीक है, 4 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। इतना पैसा दिया है, ठीक है। फिर गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है प्रस्तावित की गई है। फिर मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। तो ये आपको याद रखना है, एक तो गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ना है विंध्य एक्सप्रेसवे से, फिर मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। फिर बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये कुल मिला के 4 एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं। अब उत्तर प्रदेश का देश में किन जगहों पर शीर्ष स्थान है? ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन में कितनी है? 16.21% की हिस्सेदारी है, याद रखिएगा। फिर 15 करोड़, ठीक है, ये डेटा मेंस में बहुत काम आने वाला है। 15 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन वितरण करता है। 9.57 करोड़ लोगों का जनधन योजना में बैंक खाता है। 1.58 करोड़ लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन मिलता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.86 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं अभी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना में 9 करोड़ से अधिक लोगों की आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 2.75 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। देश में कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन में सर्वाधिक लगभग 55% उत्पादन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो देश में कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन होता है उसमें लगभग 55% का योगदान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। देश में सर्वाधिक 96 लाख से अधिक MSME इकाइयाँ हैं। देश में सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन होता है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है, ठीक है। तो कौशल विकास नीति किसने लागू की है? उत्तर प्रदेश ने, और पहला राज्य है। 400 लाख टन सब्जियों का उत्पादन कर पहले स्थान पर है। बाकी किसके उत्पादन में देश में शीर्ष पर है? ये देखिए, खाद्यान्न उत्पादन में है गेहूं, आलू, आंवला, ठीक है। गेहूं, आलू, आंवला, आम, गन्ना, चीनी और एथेनॉल के उत्पादन में देश में शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। फिर आगे कहा गया, प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट एक जारी की गई। उसमें उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य, ठीक है, फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा जो राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर यानी अग्रणी राज्य में शामिल है। फिर देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में, यानी जो राज्य स्वयं के कर से प्राप्ति करते हैं, तो सभी राज्यों के स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा, ठीक है, 2022-23 में कितना था? 9.9% था। 2023-24 में 10.5% था और 2024-25 में 11.6% है, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। यानी महाराष्ट्र सबसे पहले पाता है, ठीक है। स्वयं के कर प्राप्तियां महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा होती हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश को होती हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि सभी देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है? 11.6%, जो कि महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः 10.9, 11.9 एवं 12% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत क्रमशः 13.8, 16 एवं 16.7% रहा है। तो ये किसकी बात की जा रही है? 16.7% कब रहा है? 2024-25 में, ठीक है। फिर वर्ष 2017-2018 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था GSDP मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, जिसके वर्ष 2024-25 को 2 गुना यानी 27.5 लाख करोड़ रहने तथा 30.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इतना ज़्यादा या डिटेल में पूछेंगे नहीं, फिर भी आप एक बार देख लो, कब माथा ठनक जाए कुछ पता नहीं है। वर्ष 2023-2024 में राष्ट्रीय GDP की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है कि 2023-2024 में प्रदेश की वृद्धि दर राष्ट्रीय GDP वृद्धि दर से अधिक थी। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय GDP वृद्धि दर 2023-24 में कितनी थी? 9.6%, और प्रदेश की कितनी है? 11.6%। अब ये यहाँ पर ना देखिए, आगे एक टेबल बनी हुई है, उसको देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितने हैं, ठीक है। तो 2024-25 का आप डेटा देख लो बस। 2024-25 में प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,24,000 रुपये, ठीक है। कितनी है? 1,24,000 रुपये है। फिर आगे है कि वर्ष 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान, तो कृषि का कितना है? 24% है। विनिर्माण का कितना है? 30% है। और 46% किसका है? सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। तो अगर हम क्रोनोलॉजी सेट करें तो सबसे पहले आ जाएगा सर्विस सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी यानी इंफ्रा सेक्टर, और फिर आएगा कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। आगे है कि हाल ही में जारी SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। रिपोर्ट में यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर देश के कुल निर्यात में 11% की हिस्सेदारी रखता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो, ठीक है। तो देश के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सेदारी कितनी है? 11% की। फिर आगे है,
उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, अब हो गई है तो ठीक है, पहले कितनी थी वो मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो कि वर्तमान में राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई है, 2653 मेगावाट, यानी कितनी हो गई है टोटल, 2653 मेगावाट। ठीक है, फिर एक ये इंपॉर्टेंट है कि अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय खुला है। कहाँ खुला है, वाराणसी में खुला है। तो 23 जनवरी 2025 को भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। तो याद रखिएगा, अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, वाराणसी में है। फिर IWAI, ठीक है, IWAI के वर्तमान में गुवाहाटी, पटना, कोची, भुवनेश्वर, कोलकाता और अब एक वाराणसी में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहला खुला है, अभी उससे पहले 5 और थे, गुवाहाटी, पटना, कोची, भुवनेश्वर और कोलकाता में। वाराणसी कार्यालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जल मार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, बस ये याद रखना था कि नया जो रीजनल सेंटर खुला है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर खुला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है धनौरी वेटलैंड। तो एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है। बाकी धनौरी जलाशय है क्या, ये देख लेते हैं। तो धनौरी जलाशय या वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, गौतम बुद्ध नगर में है। धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित है। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया नो कक्षा 4 वाले वो आंसर लिखते थे, एक लाइन ऐसे फिर दूसरी तरफ से। यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों जिनमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल है के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। फिर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। तो हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर, ठीक है, कब तक का है, जनवरी से सितंबर 2024 तक का है। ठीक है, जनवरी सितंबर 2024 के बीच अयोध्या के राम मंदिर में सबसे अधिक पर्यटक राम मंदिर का दर्शन करने आए, जिसने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जनवरी से सितंबर 2024 के बीच कुल 476.1 मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ। अगर ये जनवरी तक का आंकड़ा होता, जनवरी मतलब जनवरी 2024 से जनवरी 25 तक का, तब तो मामला ही अलग था। ठीक है, इसमें इस अवधि में वाराणसी में 62 मिलियन घरेलू और ये पर्यटक छोड़ दीजिए, बाकी आपने याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ आए हैं और टोटल कितने आए। अगला है उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट। तो 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के, ठीक है, कहाँ पर, लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में, याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में भारत के पहले, ठीक है, भारत का पहला है, भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है। बायोपॉलीमर प्लांट बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा लगभग 2750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो बायोपॉलीमर प्लांट है ये कौन स्थापित कर रहा है, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड इसको स्थापित कर रहा है। ठीक है, इस प्लांट का उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा पारंपरिक प्लास्टिक को बायोपॉलीमर में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। प्लांट प्रत्येक वर्ष 80,000 टन, ठीक है, प्रत्येक वर्ष की बात की जा रही है, तो 80,000 टन पोलीलैक्टिक एसिड PLA का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जैसे डिस्पोजेबल बोतल बना सकते हैं, प्लेट्स बना सकते हैं, कप और बैग बनाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो पहला बायोपॉलीमर प्लांट है, उद्देश्य क्या है, कहाँ स्थापित हो रहा है और कौन इसकी स्थापना कर रहा है। फिर लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण आरंभ हो गया। बस आपने इतना याद रखना है कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अभी कहाँ शुरू हो गया है, लखनऊ में। ठीक है, फिर अगला है राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो 18 दिसंबर 2024 को अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा, ठीक है, अब यहाँ पर सेफ्टी वाला है, याद रखिएगा, आगे देखेंगे आप, तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब क्यों किया गया, क्योंकि ये सुरक्षा प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करती हैं। तो जो राम मंदिर की जो सुरक्षा रेटिंग है उसको 5 सितारा मिला है, इसलिए उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जो निर्माण उद्योग के भीतर सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता का संकेत देती है। लार्सन एंड टूब्रो निर्माण कंपनी को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा इसके प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए गोल्डन ट्रॉफी मिली है। तो लार्सन L&T नाम सुना होगा, ये निर्माण कर रहा है
तो इसको गोल्डन ट्रॉफी मिली है, ठीक है, प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए। फिर है उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र। तो देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र यूपी में बनाने की घोषणा राज्य सरकार के लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने मार्च 2025 में की। और ये कहाँ लगाया जा रहा है? कानपुर देहात में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कहाँ है? कानपुर देहात में। तो कानपुर देहात में लगने वाले इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। मतलब कपड़े नहीं बनाए जाएंगे, जिन मशीनों से कपड़े बनते हैं उन मशीनों का निर्माण किया जाएगा। और ये कहाँ लगेगा प्लांट? कानपुर देहात में, ठीक है। लखनऊ में बन रहे मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क, आपको याद रखना है ये जो मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क है ये कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। बाकी 10 अन्य टेक्सटाइल पार्क में, ठीक है, 10 अन्य टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, वो कहाँ बन रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर में 10 नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा की है, ठीक है। एक तो कितने टेक्सटाइल पार्क? 10, ठीक है। कहाँ कहाँ ये नाम लिखे हैं? हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर, ठीक है। इसके अलावा है उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री। तो उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निकट बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तो अगर राज्य के मामले में आए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और पूछ ले कि कहाँ पर, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निकट एक गांव है बिझामई, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक रडार फैक्ट्री बनाई जा रही है, ठीक है। और इस फैक्ट्री का निर्माण कौन कर रहा है या स्थापना कौन कर रहा है? तो भेल कर रहा है, ठीक है। भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसकी स्थापना कर रहा है। फिर है महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा। तो 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन का दर्जा देने की घोषणा की है, जो नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। अब मिश्रिक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और नैमिषारण्य भी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। बाकी बस इतना ही है कि मिश्रिक क्षेत्र, वहाँ पर एक दधीची कुंड है, उसको राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। फिर वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2025 को वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा की है, और इस सफारी को जिले के कैथी से, ठीक है, कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित किया गया है। कहाँ? एक तो ये वाराणसी जिले में बन रही है, और कहाँ बन रही है? कैथी से ढकवा गांव के बीच बन रही है। वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित की जा रही हैं। अब वो 3 हेरिटेज इमारतें कौन कौन सी हैं? लखनऊ की है रोशनोद्दौला, ठीक है, लखनऊ की कौन सी है? रोशनोद्दौला, छतर मंजिल और मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार का किला। इन तीनों को क्या किया जाएगा? हेरिटेज इमारत होटल बनाया जाएगा। ये तीनों इमारतें हेरिटेज होटल में बदली जाएंगी, जैसे जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर ये बात की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है माँ की रसोई पहल। तो 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई नामक एक पहल का उद्घाटन किया। इस सामुदायिक रसोई का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र 9 रुपए में, ठीक है, कितना? 9 रुपए में, खाली 9 रुपया दीजिए और खाना खाइए पौष्टिक। इसकी शुरुआत महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में की गई, ताकि धार्मिक मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फिर अगला है उत्तर प्रदेश की तनुष्का जगुआर स्क्वाड्रन में शामिल हुई है। तो मार्च 2025 में लखनऊ की हैं तनुष्का सिंह, ठीक है, लखनऊ की तनुष्का सिंह, ये भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है, और वह अंबाला एयरबेस कैंप में तैनात हैं, ठीक है। तो ये जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है तनुष्का सिंह, और कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से। फिर है वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना है। इसमें है कि वाराणसी और प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को मिलाकर एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना है, ठीक है। फिलहाल अभी इनकी योजना है, लेकिन ये अगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनेगा तो वाराणसी और प्रयागराज को इन जिलों को मिलाकर बनेगा। इन दोनों के बीच आने वाले 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित प्राधिकरण में
कुल 7 जिले शामिल होंगे। तो टोटल जब ये प्राधिकरण बन जाएगा तो 7 जिले हो जाएंगे। क्या है, पहले इनकी योजना थी कि वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर बनाते हैं और उनके बीच में भी 5 जिले आ रहे हैं, तो उनको भी इन्होंने शामिल किया और 7 जिले शामिल हो जाएंगे अगर ये प्राधिकरण बन जाएगा। अब कौन से 7 जिले? प्रयागराज और वाराणसी के अतिरिक्त चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। अब इनका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा क्षेत्रफल। इस क्षेत्रीय प्राधिकरण का विकास धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि ठीक है, किस लिए किया जा रहा है? धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में इसका किया जा रहा है विकास। ठीक है। आईआईटी कानपुर ने विकसित की है सोलर निर्जलीकरण तकनीक। तो ये आपको याद रखना है, 14 फरवरी 2025 को आईआईटी कानपुर ने एक अभिनव सोलर निर्जलीकरण तकनीक की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना। तो पूछ सकता है कि सोलर निर्जलीकरण तकनीक की शुरुआत किसने की है? तो आईआईटी कानपुर ने ये किया है। यह नवाचार फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है। बाकी आगे है, टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये राइज ऐप है क्या? टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट, ठीक है, राइज ऐप को फरवरी 2025 में लॉन्च किया है। राइज का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। ठीक है, फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ है। इस पहल का उद्देश्य है टीकाकरण कवरेज बढ़ाना, टीकाकरण से बचने वाले परिवारों की पहचान करना और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना। फिर राइज ऐप है क्या? तो यह एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई राइज के बारे में। अब है यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। तो याद रखिएगा, ठीक है, कौन सी विधानसभा जो है वो अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा हो गई है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा। 18 फरवरी 2025 से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाले देश की पहली विधानसभा बनी। अब विधानसभा सदस्य जो हैं वो अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो 5 भाषाओं में अपनी बात रख सकते हैं, अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में। फिर आगे है गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर। तो 7 दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई है कि गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र कौन बन जाएगा? गोरखपुर। परियोजना का उद्देश्य है अपशिष्ट को कम से कम करके और संसाधन रिकवरी को अधिकतम करके एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देना है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही है। बाकी अब जो उत्तर प्रदेश तथ्यसार मतलब वन लाइनर में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है, किसका है? ये प्राइवेट सेक्टर का है। सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है, कहाँ किया है? गोरखपुर, यानी गोरखपुर गीडा के सेक्टर 26 में। ठीक है, वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्डवाइड के संस्थापक, जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको मिला है? निखिल सिंघल को। ठीक है, निखिल को मिला है, निखिल सिंघल को। फिर 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार क्या है? तो हमने ऊपर भी देखा था, 8,08,736 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितनी अनुमानित है? तो कितनी है? 93,514 रुपये अनुमानित है 2023-24 में। वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो 11.6% रही है जीडीपी वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहां पर देश का पहला एआईसीटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित कर रहा है? तो लखनऊ में। ठीक है, तो लखनऊ में बनेगा देश का पहला एआईसीटी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के बजट में 5 करोड़ रुपए दिया गया है, ये हमने देखा था। फिर उत्तर प्रदेश के 7वें जिले, या थोड़ा सा मैनेज कर लेना, स्कैन में दिक्कत हो गई है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वे 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है, जो हमने देखा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। तो कौन कौन? प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। कौन जुड़ेंगे?
प्रयागराज जुड़ेगा, काशी जुड़ेगा, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया और कब किया गया है? 16 से 17 फरवरी को किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन। कहाँ किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक, ठीक है, अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजकमल झा को। इसको हमने क्रॉनिकल में भी डिटेल में कवर किया था। 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? लखनऊ विधानसभा में इसका आयोजन हुआ है। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव कब हुआ है? 28 से 29 मार्च। और इस महोत्सव का उद्देश्य था युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना। 27 से 30 मार्च 2025 के बीच प्रदेश में कहां पर टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति, ठीक है, 2025 का आयोजन किया गया? तो ये आईआईटी कानपुर में किया गया है। इसको क्या बोलते हैं? टेक कृति, ठीक है, टेक्निकल फेस्टिवल है ये। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 को कहां पर की गई है? कानपुर में की गई है दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत। क्यों है? महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में कहां पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना? तो ये बना महाकुंभ, प्रयागराज में। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो, क्या नाम है इसका? इलेक्रामा, ठीक है, इलेक्रामा 2025 ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो है। 22 से 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? तो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, ठीक है, नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 22 से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। 24 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान, ठीक है, वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी? वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। तो ये एक तो कैंपेन किसका है? आरबीआई का है। और ये कहाँ आयोजित किया है? लखनऊ में आयोजित किया है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। फिर है 15 से 24 फरवरी, ठीक है, 15 से 24 फरवरी तक प्रदेश में कहां पर काशी तमिल संगमम, ठीक है, KTS 3.0 का आयोजन किया गया? तो ये कहां किया गया? वाराणसी में 15 से 24 फरवरी के बीच किया गया है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 22 से 23 फरवरी 2025 को कहां पर किया गया? पीलीभीत में। 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहां से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हुई है? तो ये डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहां से हुई है? सीतापुर से हुई है। 7 से 8 मार्च 2025 को AI पर चुनौतियां और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा, ठीक है, कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया है? तो कथाकार उदय प्रकाश है, इन्हें मिला है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025। और ये देता कौन है? कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा ये दिया जाता है। वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है, तो डोमरी गांव है, ये वाराणसी में है, वाराणसी नगर निगम में, ठीक है, वहां का गांव है जहां पर सरकार 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करेगी। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो हमने देखा राइज ऐप, इसका फुल फॉर्म था रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है। इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए इस वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया गया है? तो कितना MSP घोषित किया गया है? 2425 रुपये प्रति कुंटल घोषित किया गया है गेहूं का मूल्य। आगे देखते हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की? तो ये बलिया में की है। 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। कब हुआ है? 11 से 13 मार्च के बीच में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में। 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो सभी 17 नगर निगमों को। ठीक है, 17 नगर निगम है, उन सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है प्रदेश सरकार ने। आगे है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की किन इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो हमने 3 इमारत देखी थी, यहाँ पर आंसर इन्होंने गलत दे दिया है। 3 इमारत देखी थी, एक तो लखनऊ की रोशनोद्दौला और छतर मंजिल, और दूसरी मिर्जापुर में चुनार का किला था। ठीक है, तो 3 इमारतों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कहाँ पर स्थित महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो सीतापुर में। उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त कर ऐसा करने वाला पहला पावर प्लांट बना है। तो इस पावर प्लांट ने क्या कारनामा दिखाया है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त की है। तो ये कहाँ है? एनटीपीसी विंध्याचल मिर्जापुर जिले में। ठीक है, तो इसने ये कारनामा किया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 मार्च 2025 का दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है। ठीक है, 19 मार्च 2025 को दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल खोला गया है। कहाँ खोला गया है? ग्रेटर नोएडा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह है शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर कहां पर डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है वाराणसी में। ठीक है।